हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा लेक्चर नंबर 4 है, जब इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्या क्या कहा है क्वेश्चन, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो। तो आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है जो कि आपको लिस्ट किया गया है। तो रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो आपको बताना है इस जो एक्टिविटी आप ये दी है, किसमें वर्क डन हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, आपको एक रीजन भी देना है। ठीक है। तो पहला क्या है, सुमन इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो एक लड़की है सुमन, जो कि एक पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है। जैसे मान लीजिए आपका एक पॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें एक लड़की है जो ये स्विमिंग कर रही है। तो इस कंडीशन में वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, सुमन जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि वर्क डन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे वर्क डन होता है, नेट वर्क डन वहाँ पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन, ठीक, विल बी हैपन। ओके, तो इस कंडीशन में वर्क डन हमारा होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो एक डंकी है जो कि अपने पीठ पे लोड लेके चल रहा है। मान लीजिए डंकी है, ठीक है, इस पे कुछ वेट रखा हुआ है। अब क्या है, इसका जो वेट है, वेट के कारण इसका जो फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है mg, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा आपका थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये जीरो होती है। ठीक है। तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ये लग जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में। ठीक है। मैंने जब बताया था कि वर्क डन में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो हो सकता है। ठीक। अब हम तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो मान लीजिए आपका एक वेल है, ठीक है, दिस इज द वेल, इसमें पानी भरा हुआ है इस वेल में, कुएं में। विंडमिल इज लिफ्टिंग, एक यहाँ पे एक विंडमिल लगा हुआ है इसमें, कुछ समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, एक विंडमिल लगा हुआ है और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विंडमिल जो है यह पानी को लिफ्ट कर रहा है वेल से बाहर, यहाँ पे ऐसे गिर रहा है पानी। ठीक है। तो इसमें देखिए जो विंडमिल की डायरेक्शन है, मतलब इसे विंडमिल मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये पानी को लिफ्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और पानी यहाँ लिफ्ट हो रहा है, और पानी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी हैपन। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन यहाँ पे होगा। ओके। चौथा क्वेश्चन, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन है जो कि ट्रेन को पुल कर रहा है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में इंजन चलेगा उसी डायरेक्शन में हमारा ट्रेन भी चलेगा। तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा। ठीक है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो क्या है, जैसे आप धूप में क्या करते हैं, कुछ फूड जैसे गेहूँ वूँ हो गया या फिर चावल हो गया, ये सब सुखाने के लिए रखते हैं ना। तो उस कंडीशन में क्या रही, सन एनर्जी तो आ रही है उसमें, लेकिन सन एनर्जी क्या करे, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ग्रेन्स में। तो यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो होगा, वर्क डन जीरो इस कंडीशन में होगा। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो एक सेल बोट है, वह मूव कर रहा है। मान लीजिए आपका एक सेल बोट है, ठीक है, आपका सेल बोट है, और इधर से आपकी एयर्स आ रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से एयर आ रही हैं। तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन से एयर आ रही है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। ओके, वर्क डन हैपन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक
कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो कर रहा है, ठीक है, किसी सर्टेन एंगल पे वो थ्रो कर रहा है। मान लीजिए वो सर्टेन एंगल पे थ्रो कर रहा है तो कुछ कर्व पाथ बनेगा आपका ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे थ्रो किया। ओके, ये पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट ए दे देते हैं, ये पॉइंट आपका बी दे देते हैं, ठीक है। आपका ये अर्थ है ना, ग्राउंड है, अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एंगल पे फेंक रहा है, मतलब लाइक दिस, ऐसा कुछ है। ऐसा हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। ओके, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल पे ग्राउंड से उसको फेंका जा रहा है, जो कि एक कर्व पाथ क्रिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है वो वापस ग्राउंड से फेंका जा रहा है, फिर वापस ग्राउंड पे आके गिर जा रहा है। तो आपसे पूछा है द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट, जो इसका जो इनिशियल पोजीशन है, सपोज करिए ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। ओके, इनिशियल पॉइंट पोजीशन एंड फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी फोर्स द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना होगा। तो मैं जब आपको ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ग्राउंड से अगर किसी बॉडी को, ये सपोज इस ग्राउंड से अगर किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका ग्रेविटी फोर्स होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे ग्राउंड डायरेक्शन से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कोई बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन से ग्राउंड की तरफ गिर रहा है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटी होगा, जी की जो वैल्यू होगी, जी वो पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में जी की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब मैं यहाँ से इसको मतलब ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी जो वैल्यू होगी, जी की वैल्यू निगेटिव होगी, बट ये अगर ये मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरा है तो इस कंडीशन में इसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जैसे ये जब ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे जी की वैल्यू निगेटिव होगी और यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस कंडीशन में जो नेटवर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन इज जीरो। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लाइक दिस, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग टाइम द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज निगेटिव। जैसा कि मैंने बताया, जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड से किसी हाइट पे फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो उसमें जो जी की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो ग्रेविटी द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे वो निगेटिव होगा। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड, जब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ये, तो उस समय जो मैंने बताया था कि उस समय क्या मैं बताया था कि जो जी की वैल्यू जब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो उस समय जो जी की वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव होती है। तो एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज पॉजिटिव वर्क डन, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन जो ग्रेविटी द्वारा होगा वो पॉजिटिव होगा। सो द नेट वर्क डन इज जीरो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं आपको ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा रहा था तो इसके बारे में मैंने अच्छे से वहाँ पे समझाया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, फिर 4। तो अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, ठीक है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो क्या होता है, एक बैटरी की हेल्प से क्या होता है कि हमारा एक बल्ब रोशनी देता है, जलता है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है कि जो बैटरी है वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो लाइट हमको दे रहा है। तो आपको बेसिकली ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी की केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर देन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। समझ में आया? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, ये आपका बैटरी है, बैटरी हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। देन केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन फिर किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किसमें कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी। ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पे हैपन हो रहा है। समझ में आया ना? बैटरी है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे बल्ब लाइट देता है, प्रकाश देता है आपको। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन
20 kg mass of changes its velocity from 5 मीटर पर सेकेंड टू 22 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो क्या है, 20 kg का मास है, उस पर क्या हो रहा है कि एक सर्टेन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब सर्टेन फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं 5 मीटर टू 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंजेस हो रहे हैं इतने रेट से। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द फोर्स, उस फोर्स द्वारा उस पर्टिकुलर 20 kg मास पे कितना हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है। पहले जो भी गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन डाटा है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना दिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 20 kg। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u1 से हम इसको u ले लेते हैं। ठीक है, u कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v कितना है ये 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स, तो उस फोर्स द्वारा कितना वर्क डन होगा, तो W पूछा है आपसे। तो कितना होगा वर्क डन, कितना लेंगे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस कितना हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, यही तो होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ m कॉमन ले सकते हैं, m माइनस वी स्क्वायर, ये बस हो जाएगा। बस यहाँ पे हाफ m की वैल्यू 20 दी है, u की वैल्यू कितनी है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एंड v की वैल्यू 2 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 और 2 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 21, तो 210 जूल, ये आपका वर्क डन आ गया। तो इतना उस फोर्स द्वारा वर्क डन होगा, वो जो 20 kg मास पे वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं और बेसिकली आपकी एक्सरसाइज में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल्स कम है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो अ मास ऑफ 10 kg एट अ पॉइंट ए, तो एक 10 kg का मास है जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है ऑन अ टेबल। एक टेबल है, वो 10 kg मास का एक ब्लॉक है, उस पर पॉइंट ए पे रखा हुआ है। इट इज़ मूव टू अ पॉइंट बी, तो इस 10 kg ब्लॉक से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इसको मूव किया था। इफ़ द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, तो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ए एंड पॉइंट ए और पॉइंट बी का हॉरिजेंटल है, तो क्या पूछा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन होगा, एक्सप्लेन योर आंसर, आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है लाइक दिस, ऐसे कुछ एक टेबल रखा हुआ है ग्राउंड पे। ठीक है, और इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। ठीक है, ये ब्लॉक है आपका। ओके, ये जिस प्लेस पे रखा है ये पॉइंट ए है और ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है। फिर ये ब्लॉक क्या किया जा रहा है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको लेके जाया जा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसका जो मास है ये 10 kg है और इनका जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो आपसे पूछ रहा है इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। जो 10 kg का ब्लॉक है, इसका जो फोर्स है, इसका जो वेट है वो तो नीचे लगेगा mg। ओके, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट जो इसका फोर्स तो नीचे लग रहा है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये अपने वेट के कारण इसका ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी के कारण ये तो नीचे आएगा ना, मतलब इसका जो फोर्स होगा ये नीचे लगेगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला आपको बताया था W=FAS cos थीटा। तो यहाँ पे जो ऐसा कुछ सिचुएशन ही बन रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो एफ की जगह हम mg रख देंगे। ठीक है, mg एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे 0 वर्क डन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इन दिस कंडीशन ग्रेविटी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ग्रेविटी फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है और
डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो हेंस नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स इज 0। आपको मैंने रीजन बता दिया क्यों 0 होगा। इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, तो इसका फोर्स लग रहा है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री हो जा रही है, और cos 90 का मान होता है 0, तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन हमारा 0 होगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फ्रेंड्स ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय। तो इसमें क्या रहा है कि कोई एक बॉडी फ्री फॉल हो रही है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोग्रेसिवली लगातार डिक्रीज हो रही है, तो डज दिस वायलेट, तो क्या यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन करता है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जब किसी एच हाइट से इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड है, एच हाइट से रिलीज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिपेंड होता है हाइट पे, ओके, और मास पे डिपेंड करता है। तो मास में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी हाइट में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। बट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, बट काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आल्सो इंक्रीज करेगी। ठीक है, लाइट कट गई है बट फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज व्हेन इट फॉल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की डिक्रीज करती है जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है, बट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज करती है, तो द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वह ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंस द टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी जो हमारी टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज कंजर्व रहती है, तो सो डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्यूशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ऑकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल, जब एक आप बाइसिकल राइड करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बाइसिकल को राइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मस्कुलर एनर्जी होता है, ठीक है, जो आपका मस्कुलर एनर्जी होता है, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ओके, और हीट एनर्जी आपको किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तब आपका यहाँ पे बाइसिकल होता है। जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं तो बहुत सारा पसीना आता है, आपके बॉडी से हीट निकलती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंडिंग गोइंग। तो क्या है कि आपका एक रॉक है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉक है, आप इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप धक्का दें, पूरी शक्ति से आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बट वो क्या रहा है, इसके पोजीशन में कोई चेंजेज हो ही नहीं रहा है, इस रॉक के पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी एनर्जी कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ आप अपनी एनर्जी स्पेंड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपका जो हमारा मस्कुलर एनर्जी यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। बट उस रॉक में कोई चेंजेज नहीं है, उसके पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं रहे थे, कोई चेंजेज हो ही नहीं रहे हैं, तो जो हमारा हीट एनर्जी है वो क्या कर रहा है, हीट अप योर बॉडी which will heat up
योर बॉडी, ठीक है। जो आपकी हीट एनर्जी है वो आपकी बॉडी को हीट करने में सहायता कर रहा है। तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक एंड फेल टू मूव इट, जब आप किसी एक ह्यूज रॉक को पुश करते हैं और उसको मूव कराने में आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट तो हो रही है, बट वो हीट एनर्जी जो है आपका आपके बॉडी को हीट अप करने में हेल्प कर रही है, ना कि अगर ये मूव करता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। तो आई क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैड कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, तो एक मंथ में 250 यूनिट एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, तो आपको बताना है कि कितना एनर्जी जूल में कंज्यूम करेगा। तो पहले यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, एनर्जी दिया है हमको, ठीक है। एनर्जी 250 यूनिट दिया है, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एनर्जी इन हाउस होल्ड measured is किलोवाट आवर, ठीक है। इसमें मेजर किया जाता है, या यू कैन राइट एज किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू इतना किलोवाट आवर होगा, ठीक है। या यू कैन राइट एज 1 यूनिट इक्वल टू 3 × 6 जूल। अब ये कैसे आप देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, एंड 1 हावर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड। ये सेकेंड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है एनर्जी, हमको कितना दिया है 250 यूनिट, इतना हमको यूनिट दिया है एनर्जी, बट एक यूनिट में कितने जूल होते हैं इतना, तो 250 यूनिट में कितने जूल होंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 जूल हो जाएगा, 10⁶ जूल। इसको हम लिख सकते हैं 900 10⁸ जूल, इतना आंसर है। इतना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। द हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 9 × 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द मंथ, तो एक मंथ में वह इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, तो एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 40 kg है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर, तो हाइट कितनी है, तो इसकी जो हाइट है ये 5 मीटर हाइट तक इसको रेज किया मतलब उठाया जाता है ग्राउंड से, एबव द ग्राउंड, ठीक है। व्हाट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब इसको 5 मीटर हाइट पे 40 kg मास को रेज किया जाता है ग्राउंड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपसे पहले पूछा है कि पहला क्वेश्चन। इफ़ द ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल, तो कुछ यहाँ पे ऐसा सिचुएशंस में बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है 5 मीटर हाइट तक इसको रेज किया जाता है, यहाँ से इसकी जो हाइट है ये 5 मीटर है, ओके 5 मीटर है। तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। फिर क्या कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, तो अब क्या किया है इस ऑब्जेक्ट को अलाउ किया जाता है, दूसरा सिचुएशन से यहाँ पे है, सेकेंड सिचुएशन इज, अब इसी ऑब्जेक्ट को अब अलाउ कर दिया जाता है फॉल, मतलब एच हाइट से इसको अलाउ किया जाता है गिरने के लिए, ठीक है। अब इसको फॉल किया जाता है, मतलब ये कुछ हाइट तक आके गिर जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाता है। तो फाइंड्स इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, तो इसका जब ये आधा दूरी आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, मतलब एच जो है h'/2 डिस्टेंस तो हाफ होता है रही ना, तो इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है।
तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो श्योर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब फर्स्ट सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, mgh। तो यहाँ पे हम g की वैल्यू जो ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आसान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैलकुलेशन में हमको आसान करने के लिए हम g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है 40 एंड g की वैल्यू कितना है 10 और h की वैल्यू है 5। तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 5 मतलब 2000, इतना आपका जूल आ गया। ये क्या आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, लेट इट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ वे डाउन, ओके। तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू h डैश बाई 2 हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ला लिख लीजिए, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई से डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे है, ये आपका इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन है आपका, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे फाइनल है, तो यहाँ जब, ठीक है, पहला सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पहले सिचुएशंस की। तो इस कंडीशन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इसमें 0 होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे है, तो कितना मैंने निकाला है 2000 जूल, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा इक्वल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अब सेकेंड सिचुएशन में हम जाते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा फाइनल है, ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और ये आपका ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, यहीं आपसे पूछ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका जो हाइट है वो हाफ हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा mgh/2 ये हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, प्लस mg कितनी वैल्यू है 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 5/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 200 इंटू 5 फाइनल, ये 2000 हो जाएगा ना, लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा 2000 के फाइनल प्लस 1000। तो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा आ जाएगा 2000 माइनस 1000, तो आपका आ जाएगा के फाइनल इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो इतना उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब वो फाइंड दिस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, जब वो आधा दूरी, मतलब उसकी हाइट हाफ वे हो जाती है, आधा हो जाती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1000 जूल होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में क्या करें, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रेविटी फोर्स द्वारा सैटेलाइट पे कितना वर्क डन होगा जब वह अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक अर्थ है, हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं, और आपका यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका पैनल्स लगे हुए हैं इस पर, क्योंकि भाई वहाँ पे अंतरिक्ष में कौन सा एनर्जी आप देने जाएंगे, सूर्य की ऊर्जा से ही तो ये एनर्जी बनाता है इसमें, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अर्थ का आपका राउंड लगा रहा है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन द सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ। जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए,
सेटेलाइट का मोशन मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, बट अर्थ की ग्रेविटी फोर्स क्या रहता है इस सेटेलाइट पे, इसका है नीचे फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के कारण अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा ना, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण ये पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेटेलाइट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को, सेटेलाइट का मोशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हियर द वर्क डन ऑन सेटेलाइट बाय द अर्थ इज जीरो, तो सेटेलाइट पे जो वर्क डन होगा पृथ्वी के द्वारा वह कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे कुछ लाइक दिस ऐसा बन जा रहा है आपका, ये सिचुएशन आ जा रही है, ये यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक दूसरे को, तो 90 डिग्री बन जा रहा है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था W=FAS cos थीटा, तो F यहाँ पे अर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, कॉस ये 90, cos 90 का मान जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो नेटवर्क डन जो होगा अर्थ द्वारा सेटेलाइट पे वो जीरो होगा। तो आप देखिए इस कंडीशन में मान लीजिए सेटेलाइट आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सेटेलाइट आ जाता है, तो सेटेलाइट की मोशन ये हो जाएगी v वेलोसिटी एंड ये फोर्स, ये मान लीजिए सेटेलाइट आपका यहाँ आ जाता है, तो मोशन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इस इधर यहाँ पे आ जाता है, तो मोशन तो इस डायरेक्शन में लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मोशन और फोर्स की डायरेक्शन जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। तो इस कंडीशन में जो नेटवर्क डन होगा सेटेलाइट पे अर्थ द्वारा वह जीरो होगा, ठीक है, यू कैन से द ग्रेविटी फोर्स द्वारा सेटेलाइट पे जो हमारा नेटवर्क डन होगा वह जीरो होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं 11 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ इस वीडियो में, और बाकी के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो देखने में आपको दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।